Hello everyone, I am Tanvi Nathwani, an educator. Welcome back to my channel. आज हम सीखने वाले हैं सेंटेंस पैटर्न। बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हैं। तो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए सेंटेंस पैटर्न भी तो पता होना चाहिए, राइट? सेंटेंस पैटर्न मीन्स ओवर हियर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस में कितने पार्ट आते हैं, कितने पार्ट से एक सेंटेंस जो है वो बनता है, उसको हम सेंटेंस पैटर्न बोलते हैं या फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। कोई भी सेंटेंस अपने दिमाग में फॉर्म करने के लिए उसका जो पैटर्न है वो पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हम सेंटेंस पैटर्न क्या होता है वो सीखेंगे। इंग्लिश में वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक के तरफ जा रहे हैं। पहले तो हम एक आसान सा सेंटेंस लेंगे और उसमें से मेन जो 3 चीजें हैं सिर्फ उसी को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग English. This is a sentence. I am learning English. So here there are 3 parts total, right? English में जो है वो 3 पार्ट से सेंटेंस जो है वो पूरा का पूरा बनता है। नॉर्मल सेंटेंस जो है वो बनता है और वो है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, इसको हम प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं, तीसरा है ऑब्जेक्ट। अब ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है। फॉर्मल स्कूल में अगर जाओ तो बहुत पहले ये सिखाया जाता है, लेकिन इधर मैं इसको इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि आप अगर किसी भी स्टैंडर्ड में है या किसी भी अगर स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पहले आपको क्या जानना जरूरी होता है वो इम्पोर्टेंट है, और पहले आपको सेंटेंस कैसे बनता है वो जानना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए सबसे पहले ही हम सेंटेंस पैटर्न से शुरू कर रहे हैं, राइट? प्रीपोजिशन होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, जो हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, सारी चीजें हम ध्यान में लेंगे, लेकिन आने वाले वीडियो में इसमें बहुत ही ज्यादा एक बेसिक चीज है, वो है सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज बेसिकली इंग्लिश के सेंटेंस में होती ही होती है, राइट? तो यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या मतलब होता है सब्जेक्ट का, क्या मतलब होता है वर्ब का और क्या मतलब होता है ऑब्जेक्ट का, राइट? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ओवर हियर इज आई। आई यानी कि मैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, सब्जेक्ट कोई थिंग भी हो सकता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई है, मैं हूँ, एक पर्सन है, राइट? डूअर ऑफ द एक्शन, पूरे के पूरे सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो करता कौन है? सब्जेक्ट करता है, राइट? वो कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। इसलिए सब्जेक्ट को डूअर ऑफ द एक्शन कहते हैं। हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो इस वाक्य का मतलब होता है आई एम लर्निंग इंग्लिश, सो मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, राइट? तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट आई क्या कर रही हूँ? इंग्लिश सीख रही हूँ। तो मैं यानी कि सब्जेक्ट जो है वो क्रिया कर रहा है। तो डूअर ऑफ द एक्शन इज whom, it is subject. सब्जेक्ट अगर आपको नहीं पता होता है, अब हम चलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ऐसा पूछ सकते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर
सेंटेंस को हु से क्वेश्चन करेंगे, हु से, तो आपको हमेशा ही सब्जेक्ट मिलता है, राइट। यहाँ पे हु इज लर्निंग इंग्लिश, आई, मिल गया आपको सब्जेक्ट, राइट। सो इट इज वेरी इजी। सब्जेक्ट वो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो डूअर होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेंटेंस 99% अगर एक्टिव वॉइस में हो तो इंग्लिश में जो सेंटेंस है वो हमेशा सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होते हैं, राइट। तो जब आप कोई एक सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं इंग्लिश में अपने दिमाग में, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपके दिमाग में सब्जेक्ट आना चाहिए। ओके, डन। देन वी आर कमिंग फॉर वर्ब और प्रेडिकेट, राइट। तो जो वर्ब और प्रेडिकेट होता है उसको एक्शन बोलते हैं। सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है? पढ़ाई का, लर्निंग का, राइट। तो जो ये पढ़ाई का, लर्निंग का जो एक्शन हो रहा है उसको वर्ब बोलते हैं, राइट। ये सेंटेंस कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का है, सो यहाँ पे एम लर्निंग है। आगे जाके हम डिफरेंट टेंसेस सीखेंगे, तो डिफरेंट टेंसेस के अंदर डिफरेंट वर्ब्स होते हैं, राइट। अभी ये बहुत ही एक सिंपल सा सेंटेंस है, जो सेंटेंस के अंदर एक्शन है, जो क्रिया है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, राइट। यहाँ जो एक्शन है वो सीखने का एक्शन हो रहा है। और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इंग्लिश, राइट। इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर वर्ब जो है वो डिपेंडेंट होता है, जिसके ऊपर वर्ब जो है वो डायरेक्ट एक एक्शन जो करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, राइट। तो एक्शन जो है जिसके ऊपर होता है उस थिंग को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? लर्निंग का हो रहा है, लेकिन क्या लर्न कर रहे हैं? इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, राइट। ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह पूछी जाती है कि फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर कोई भी अगर एग्जाम आ रहे हो, एक्टिव पैसिव के एग्जाम आ रहे हो, तो उसमें भी पूछा जा सकता है एक्शन जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर निशाना साध रहा है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट जो है, जैसे सब्जेक्ट आपको हु पूछने से सब्जेक्ट मिल जाएगा, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जो आपको व्हाट पूछने से या फिर हुम पूछने से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, राइट। यहाँ पे व्हाट मतलब क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, राइट। सो यू गॉट द ऑब्जेक्ट ओवर हियर। सो इट इज क्लियर ओवर हियर, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन। एम लर्निंग है वो आपका वर्ब हो गया, यानी कि जो एक्शन, जो क्रिया जो हो रही है वो। और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया कि एक्शन जो है वो किसके ऊपर निशाना साध रहा है, क्या किया जा रहा है, तो इंग्लिश जो है वो सीखा जा रहा है। तो ये तीन चीजें ऐसी है जिसके बगैर इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो है वो आप फॉर्म नहीं कर सकते, राइट। जनरली नहीं कर सकते। ये तीनों जो है वो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में एक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। ऑब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफी कंफ्यूज होते हैं। क्यों ऐसा होता है ये मैं आपको बता दूं। उनको कई बार ये नहीं समझ में आता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो या थिंग होता है या कुछ लिविंग बीइंग होता है, इंसान होता है या कोई अदर लिविंग बीइंग होता है या फिर चीज होता है। मैं ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई भी इंसान भी हो सकता है, कुछ चीज भी हो सकती है, कोई अदर लिविंग बीइंग भी हो सकता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट के बारे में आप
ऐसा ना सोचे कि वो सिर्फ कोई चीज ही हो सकता है, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स आर ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ यू। होप यू ऑल गेट इट। आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज अ वेरी 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 बेसिक सब्जेक्ट। अब अगर आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म करेंगे, ओके, तीन चीज तो लेनी ही लेनी है और इसी पैटर्न में लेनी है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, डन, समझ में आ गया। अब कोई तीन नए वर्ड हम हमेशा ही सीखेंगे। वो वर्ब भी हो सकते हैं या कोई ऐसे ही कुछ भी वर्ड आप हो सकते हैं। हम वोकेबुलरी बढ़ाएंगे थोड़ी सी, राइट? इंग्लिश सीखते सीखते हमको वोकेबुलरी बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि हम रोज डिक्शनरी खोल के नहीं बैठ सकते। दिस इज द फैक्ट। हम रोज डिक्शनरी खोलकर नहीं बैठ सकते, इसलिए 3 या 4 वर्ड जो है वो हम नए सीखेंगे। मैं उसका मतलब जो है वो आप लोगों को बता दूंगी। आज मेरे दिमाग में आ रहा है पहला, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ईट। ईट यानी कि खाना, राइट? जनरली वर्ब की तरह यूज होता है। दूसरा, स्लीप। स्लीप यानी कि सोना, जब हम सो जाते हैं, ये भी जनरली वर्ब की तरह ही यूज होता है। और तीसरा है रिपीट। ईट, स्लीप, रिपीट, ये कुछ लोगों का स्लोगन होता है जिंदगी में, लेकिन मुझे अभी रिडिक्यूलसली सिर्फ ये 3 ही याद आए तो मैंने ये 3 लिख दिए। ईट यानी कि खाना, स्लीप यानी कि सोना, और रिपीट यानी कि कोई भी चीज को दोहराना। तीनों के तीनों जनरली एज वर्ब, यानी कि वर्ब जो है वो यूज होते हैं। जब हम यहाँ पे सीखेंगे तो साथ ही में वर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव में कैसे लिखते हैं, ये सभी साथ ही में हम सीखते जाएंगे। क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक वीडियो है, अभी हम ये साथ में नहीं सीखेंगे। आफ्टरवर्ड्स हम ये सब भी सीखते जाएंगे कि फॉर्म्स जो है वो कैसे कैसे चेंज होते हैं। सो गाइस, होप यू ऑल लाइक द वीडियो, राइट? एंड इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जब जब मैं वीडियोस डालूं तो आप अपडेटेड रहें उसके साथ। और मैं आपको फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।